everyone and welcome back. I'm Sakshi and I'm here with a new video for KVS PGT Biology. इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वालिटी एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे जिनके थ्रू हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रिवीजन भी हो जाएगी। इससे पहले 3 से 4 वीडियोस डिफरेंट यूनिट्स पर जा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर देखना। आई एम श्योर वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आज हम जिस यूनिट को टारगेट करने वाले हैं वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, Which statement about phloem transport is correct? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग आपको 4 स्टेटमेंट्स दी हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ग्रेविटी इन्फ्लुएंसेस फ्लोएम ट्रांसपोर्ट. Phloem transport occurs unidirectionally. Sugar is transported via phloem as non-reducing sugars. Calcium is most abundant cation in phloem sap. तो फर्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो ग्रेविटी का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट पे। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट अकर्स यूनिडायरेक्शनली, ऐसा नहीं होता, एक डायरेक्शन में फ्लोएम ट्रांसपोर्ट नहीं होता। प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट होता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो यूनिडायरेक्शनली है। इट इज मल्टी डायरेक्शनल। शुगर इज ट्रांसपोर्टेड वाया फ्लोएम एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये एकदम करेक्ट आंसर है। फ्लोएम से जो शुगर्स का ट्रांसपोर्ट होता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर की फॉर्म में होता है, सुक्रोज की फॉर्म में होता है, क्योंकि जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं वो नॉन रिएक्टिव होती हैं, जिसकी वजह से जो फ्लोएम टिश्यू है उसको कोई भी हार्म नहीं होता। कैल्शियम इज मोस्ट एबंडेंट केटायन इन फ्लोएम सैप, ये भी बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मेनली अकर्स एज. कार्बोहाइड्रेट्स का ट्रांसलोकेशन किस फॉर्म में होता है? फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज या फिर माल्टोज। तो अभी मैंने बताया नॉन रिड्यूसिंग शुगर सुक्रोज की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स का ट्रांसलोकेशन होता है फ्लोएम के थ्रू। आगे पूछा है, ऑस्मोसिस इज अ फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन इन विच. ऑस्मोसिस जो है ये एक डिफ्यूजन का फॉर्म होता है जिसमें क्या होता है, आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। द सॉल्यूट मूव्स फ्रीली फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर बोला है कि सॉल्यूट जो है उसका मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में through a semi-permeable membrane. The solvent moves through semi-permeable membrane from region where a solute is in higher concentration to a region of lower concentration. यहाँ पर बोला है कि solvent का movement होता है semi-permeable membrane से, और movement कहाँ से होता है? जहाँ पे solute higher concentration में present हो वहां से lower concentration की तरफ। अगली स्टेटमेंट में बोला है solvent moves through semi-permeable membrane from higher to lower solvent concentration. सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हायर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन से लोअर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन में। तो ये भी एकदम रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है लेकिन सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन के रेफरेंस में नहीं होता। सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट मूव फ्रीली फ्रॉम अ रीजन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मूवमेंट नहीं होता। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, जहां पर बोला है द सॉल्वेंट मूव्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम रीजन वेयर अ सॉल्यूट इज इन हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है वो होता है हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल क्या होता है? ऑफ अ सोल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर फॉर प्योर सॉल्वेंट। वाटर पोटेंशियल जो है वो प्योर सॉल्वेंट के लिए हमेशा ज्यादा रहता है। इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इन अ सिस्टम, एक सिस्टम में वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को वाटर पोटेंशियल बोलते हैं। इज अ मेजर ऑफ द लेवल ऑफ द एक्टिव मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सिस्टम, किसी सिस्टम में वाटर का एक्टिव मूवमेंट जो है उसका क्या मेजर है, उसे वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। इज नेवर जीरो, या फिर वाटर पोटेंशियल जो है वो कभी भी जीरो नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है और ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है सेकंड, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इन अ सिस्टम। वाटर सिस्टम में जो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी है उसे हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल। यानी कि ये हमें बताता है किसी सिस्टम में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन अ सिस्टम रेफर्स टू वाटर पोटेंशियल। तो जितना ज्यादा सिस्टम में डाइल्यूशन होगा उतना ज्यादा उस सिस्टम का वाटर पोटेंशियल होगा, और जितना ज्यादा कोई सिस्टम कॉन्सेंट्रेटेड होगा उतना ही कम उसका वाटर पोटेंशियल होगा। फिर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिफ्यूजन इज करेक्ट। डिफ्यूजन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इज वेरी रैपिड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, इट रिक्वायर्स एन एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी बाय सेल,
It is passive process. It occurs when molecules move from a region of lower concentration to one of higher concentration. तो फोर्थ स्टेटमेंट एकदम इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट कहाँ से होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ना कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। फिर फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर बात करूं, इट इज वेरी रैपिड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ऐसा नहीं होता, लॉन्गर डिस्टेंसेस पे वो रैपिड नहीं होगा, स्लो होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है, इनकरेक्ट है। इट रिक्वायर्स एन एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी बाय सेल। इसमें सेल को एनर्जी जो है वो स्पेंड करनी पड़ती है, बिल्कुल नहीं करनी पड़ती। तो आपका थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि डिफ्यूजन जो है वो पैसिव प्रोसेस है, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। फिर बोला है अ सेल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन, एक सेल को हमने सॉल्यूशन में रख दिया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद, इट इज ऑब्जर्व दैट, हमने ये देखा, द सेल श्रिंक्स, जो सेल है वो श्रिंक होना शुरू हो गया, यानी कि सिकुड़ना शुरू हो गया। एज इफ इट इज लूजिंग वाटर, और ऐसा लग रहा है कि जो सेल है उसने वाटर को लूज करना शुरू कर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीम्स लाइकली, इनमें से कौन सी सिचुएशन जो है वो यहाँ पर हो सकती है। द सॉल्यूशन इज अ स्ट्रॉन्ग बफर, जो सॉल्यूशन है वो एक स्ट्रॉन्ग बफर है। द सॉल्यूशन इज एन एसिड, हमने सेल को एक एसिडिक सॉल्यूशन में रखा है। द सॉल्यूशन हैज मोर डिसॉल्व सॉल्यूट्स देन द सेल डज, सॉल्यूशन में ज्यादा सॉल्यूट्स प्रेजेंट हैं एज कंपेयर टू सेल। द सॉल्यूशन हैज फ्यूअर डिसॉल्व सॉल्यूट्स देन द सेल, यानी कि सॉल्यूशन में कम डिसॉल्व सॉल्यूट्स हैं एज कंपेयर टू सेल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर रॉन्ग है। बफर सॉल्यूशन जो है उसमें सेल श्रिंक नहीं करेगा, एसिडिक सॉल्यूशन में भी नहीं करेगा। द सॉल्यूशन हैज मोर डिसॉल्व सॉल्यूट्स देन द सेल, यहाँ पर क्या बोला है, मान लेते हैं ये सिस्टम है और इसमें हमने अपने सेल को प्लेस किया हुआ है। तो यहाँ पर बोला है कि जो सॉल्यूशन है उसमें ज्यादा नंबर में डिसॉल्व सॉल्यूट्स जो है वो प्रेजेंट हैं एज कंपेयर टू सेल, यानी कि सेल के अंदर जो सॉल्यूट्स का कंसेंट्रेशन है वो कम है। तो इस केस में क्या होगा, एक तो ये कंडीशन हम देखेंगे, दूसरा द सॉल्यूशन हैज फ्यूअर डिसॉल्व सॉल्यूट्स देन द सेल, और यहाँ पे कंडीशन जो है वो बिल्कुल उल्टी दी है। ये हमारा सिस्टम है जिसमें हमने सेल को प्लेस किया है, सेल के अंदर सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट्स की वो कम है। तो अगर हम ए सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, अंदर जो है सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, यानी कि अंदर वाटर ज्यादा है और बाहर वाटर कम है। तो वाटर कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसेंट्रेशन, या फिर सॉल्वेंट कहाँ से मूव करेगा, अपनी हायर कंसेंट्रेशन से अपनी लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ। तो अंदर से जो वाटर है वो बाहर आ जाएगा और सेल क्या करेगा, श्रिंक करेगा। अगर मैं बी सिचुएशन की बात करूं, यहाँ पर क्या है, बाहर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा है, बाहर वाटर जो है वो ज्यादा है और सेल के अंदर कम है। तो यहाँ पर क्या होगा, बाहर से जो वाटर है वो मूव करेगा सेल के अंदर, तो सेल क्या करेगा, यहाँ पर स्वेल करेगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, थर्ड वन। सेवेंथ क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफरेंस बिटवीन शुगर ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम एंड वाटर मूवमेंट इन जाइलम। यहाँ पर आपको दो प्रोसेसेस का नाम दिया है, एक है शुगर ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम और दूसरा दिया है वाटर मूवमेंट इन जाइलम। और आपको यहाँ पर चार स्टेटमेंट्स दी हैं और पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट इन दोनों प्रोसेसेस के बीच के डिफरेंस को नहीं बताती। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट है शुगर ट्रांसलोकेशन इज मेटाबॉलिकली एक्टिव प्रोसेस वाइल वाटर मूवमेंट इज इंटायरली पैसिव। तो ये एक डिफरेंस है दोनों के बीच में, क्योंकि शुगर ट्रांसलोकेशन जो है वो एक्टिव प्रोसेस है, यहाँ पर हमें एनर्जी जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो वाटर मूवमेंट है वो पैसिव प्रोसेस है, यहाँ पर एनर्जी नहीं लगती है। जाइलम में जो वाटर का मूवमेंट होता है वो सरफेस टेंशन की वजह से, ट्रांसपिरेशन की वजह से होता है। सेकेंड स्टेटमेंट है प्रेशर इज पॉजिटिव इन सीव ट्यूब्स वाइल जाइलम इज अंडर टेंशन। तो ये भी एकदम करेक्ट है, ये भी दोनों के बीच का एक डिफरेंस है। सीव ट्यूब्स जो है उनके अंदर का जो प्रेशर होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन जो जाइलम है वो हमेशा टेंशन के अंडर रहता है, क्योंकि उसमें कंटिन्यूअसली जो है कैपिलरी वाटर कैपिलरी जो है उसको मेंटेन रखने के लिए जाइलम के अंदर टेंशन की सिचुएशन जो है वो होती है। फिर थर्ड स्टेटमेंट है सीव ट्यूब्स आर लिविंग सेल्स वाइल मैच्योर जाइलम इज डेड। ये भी एकदम करेक्ट डिफरेंस है, सीव ट्यूब्स जो है वो लिविंग सेल्स होती हैं, लेकिन अगर हम मैच्योर जाइलम की बात करें उसका नेचर क्या होता है, वो डेड होता है नेचर में। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है, यानी कि ये सभी के सभी क्या है, शुगर ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम और वाटर मूवमेंट इन जाइलम के बीच के डिफरेंसेस हैं। फिर पूछा है अरेंज द फॉलोइंग 5 इवेंट्स इन एन ऑर्डर दैट एक्सप्लेन्स बल्क फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस इन
फ्लोएम फ्लोएम में जो फ्लो होता है सब्सटेंसेस का, उसके रिगार्डिंग आपको 5 स्टेटमेंट्स दी हैं, आपको इन्हें ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे पहली चीज़ है वाटर डिफ्यूजेस इनटू सीव ट्यूब एलिमेंट्स, लीफ सेल्स प्रोड्यूस सुगर बाय फोटोसिंथेसिस, sugar is transported into sieve elements, sugar is transported from cell to cell via apoplast and symplast, sugar moves down the stem। सबसे पहले जो लीव्स हैं वो शुगर को प्रोड्यूस करती हैं बाय फोटोसिंथेसिस, तो ये आ जाएगी हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट। उसके बाद ये जो शुगर है ये ट्रांसपोर्ट होती है सेल टू सेल वाया एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट, यानी कि एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे से ये जो शुगर है इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक सेल से दूसरे सेल में। तो ये आ गई आपकी सेकेंड स्टेटमेंट। फिर क्या होता है, शुगर जो है इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है सीव एलिमेंट्स में, तो ये आ गई आपकी थर्ड स्टेटमेंट। फिर वाटर डिफ्यूजेस इनटू सीव ट्यूब एलिमेंट्स, उसके बाद जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं उनमें जाइलम के थ्रू वाटर को ऐड किया जाता है, तो ये आ गई फोर्थ स्टेटमेंट। और फिर शुगर मूव्स डाउन द स्टेम, उसके बाद जो शुगर है उसका मूवमेंट होता है डाउन द स्टेम, तो ये आ गई आपकी फिफ्थ स्टेटमेंट। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, 2 4 3 1 5, तो यहाँ पर थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। फिर पूछा है which of the following properties of water is most directly related to its ability to rise in the capillary spaces of plants। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है वाटर की जो उसे हेल्प करती है प्लांट की कैपिलरी स्पेसेस में राइज करने के लिए। प्लांट के अंदर क्या होता है, इस तरह तरीके से जाइलम वेसल्स जो है वो प्रेजेंट है। जाइलम वेसल के अंदर जो ये जो स्पेस है इसे हम कहते हैं कैपिलरी स्पेस, और इसी स्पेस में जो वाटर है वो ऊपर की तरफ राइज करता रहता है। आपसे पूछा है कि वाटर की कौन सी प्रॉपर्टी है जो उसे कैपिलरी के अंदर ऊपर की तरफ मूव करने में हेल्प करता है, न्यूट्रल पीएच, हाई डेंसिटी, लो कंप्रेसिबिलिटी या फिर हाई सरफेस टेंशन। तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन, दैट इज हाई सरफेस टेंशन। तो वाटर की अगर मैं बात करूं, वाटर जो है इसका नेचर होता है कि ये स्टिकी होता है। स्टिकी होता है यानी कि ये सब्सटेंसेस के साथ में चिपकता है। वाटर का नेचर स्टिकी क्यों होता है, दो तरह की इंट्रैक्शंस की वजह से, एक होती है कोहीजन और दूसरी होती है एडहीजन। तो कोहीजन होती है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, और इसकी एग्जांपल यहाँ पर आ गई, वाटर और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होती है वो होती है कोहीजन की वजह से, और एडहीजन का मतलब होता है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, और प्लांट्स के केस में ये होती है वाटर और जाइलम ट्यूब के मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो ये दोनों जो इंटरेक्टिव फोर्सेस होती हैं ये सरफेस टेंशन जो है वो क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से जो वाटर है वो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ राइज करता जाता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फोर्थ, दैट इज हाई सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द वाटर विद इन जाइलम वेसल्स मूव टुवर्ड्स द टॉप ऑफ अ ट्री एज अ रिजल्ट ऑफ। जाइलम वेसल्स में जो वाटर है वो टॉप ऑफ ट्री की तरफ मूव करता है, किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन रूट्स, रूट्स के ऊपर कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस इनटू वैस्कुलर बंडल्स, वैस्कुलर बंडल्स में आयंस के ट्रांसपोर्ट की वजह से, इवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू स्टोमा, स्टोमा के थ्रू या हम कह सकते हैं स्टोमेटा के थ्रू जो इवेपोरेशन होता है वाटर का उसकी वजह से, या फिर द फोर्स ऑफ रूट प्रेशर। तो ये सभी ऑप्शंस यहाँ पर इनकरेक्ट हैं, आपका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, दैट इज इवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा। तो ये हम मान लेते हैं हमारी ट्री है, ये लीफ आ गई और ये अंदर जाइलम वेसल है, ये जाइलम वेसल है जिसके थ्रू वाटर जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो इस पूरी जो जाइलम वेसल है इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो जो कंटिन्यूसली इस कैपिलरी के थ्रू ऊपर की तरफ राइज कर रहे हैं। अभी जो स्टोमेटा है इससे इवेपोरेशन के थ्रू क्या होता है, तो इवेपोरेशन से या ट्रांसपीरेशन से क्या हो रहा है, जो लीव्स के ऊपर स्टोमेटा है उनसे वाटर जो है वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है, बाहर रिलीज होता जा रहा है। तो जैसे यहाँ से वाटर रिलीज होता जाएगा यहाँ पर टेंशन क्रिएट होती जाएगी, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कोहेसिव फोर्सेस की वजह से ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, वाटर जो है वो टॉप ऑफ ट्री की तरफ मूव करता है। फिर पूछा है हाउ डज अ प्लांट एक्यूमुलेट आयंस फ्रॉम अ सॉइल विच हैज लोअर कॉन्सेंट्रेशन देन दैट इन द प्लांट। यहाँ पे आपको ये सिचुएशन दी है कि ये आपका प्लांट है, ठीक है, ये आ गई रूट्स। आपसे कहा है कि रूट्स के अंदर जो आयंस की कंसेंट्रेशन है वो हाई है
और सॉइल में जो आयंस की कंसंट्रेशन है वो लो है। अब इस सिचुएशन में प्लांट जो है वो सॉइल से आयंस को कैसे लेगा? क्योंकि हम यूजुअली पढ़ते हैं कि सॉइल में आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, रूट्स के अंदर कम है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट डिफरेंट होने की वजह से जो यहाँ पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि जो आयंस हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। लेकिन जब सिचुएशन ऑपोजिट है तो जो रूट्स हैं वो कैसे सॉइल से आयंस को एब्जॉर्ब करेंगी? पहला अप्लाइज प्रेशर टू पुट आयंस इनटू द सेल। रूट्स जो हैं वो आयंस के ऊपर प्रेशर पुट करेंगी। ये गलत ऑप्शन है। अप्लाइज टेंशन टू पुल आयंस इनटू सेल। टेंशन अप्लाई करेंगी आयंस को रूट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ये भी गलत है। रूट्स ग्रो अराउंड सॉइल पार्टिकल्स ट्रैपिंग द आयंस इन द सेल, ये भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, दैट इज एक्सपेंड एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट आयंस अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो हमने पढ़ा है कि जब भी अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हमें आयंस को मूव करना पड़ता है तो वहां पर क्या लगती है? एनर्जी लगती है, यानी कि एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है और आयंस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू रूट्स के अंदर लिया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। फिर पूछा है आयन चैनल्स के रिगार्डिंग आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ऑलवेज रिक्वायर एटीपी इन ऑर्डर टू फंक्शन। आयन चैनल्स को हमेशा एटीपी चाहिए होता है फंक्शन करने के लिए, ऐसा नहीं होता। आयंस जो है वो बिना एटीपी के भी काम करते हैं। और ऑलवेज ओपन नहीं, ये हमेशा ओपन नहीं होते, जब इनकी जरूरत होती है तभी ये ओपन होते हैं। आर इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, आयन चैनल्स जो है ये इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, यानी कि इस तरीके से लिपिड बायलेयर के बीच में ये प्रेजेंट रहते हैं। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, थर्ड ऑप्शन। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ अ मेम्ब्रेन, ये भी करेक्ट है। आयन चैनल्स जो हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेलेक्टिव परमिएबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि ये तभी ओपन होते हैं जब किसी आयन की एंट्री या एग्जिट की रिक्वायरमेंट होती है। पूरे फीडबैक मैकेनिज्म के साथ में ये आयन चैनल्स जो हैं वो काम करते हैं रेगुलेटेड वे में। तो यहाँ पे आपका थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी कि बी ऑप्शन के साथ आप लोग जाओगे। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या होती हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के कुछ फंक्शंस आपको यहाँ पर दिए हैं, आपसे पूछा कि करेक्ट ऑप्शंस कौन से हैं। तो पहले अगर मैं बात करूँ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या होती हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है ये हायर प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं, ये उनके रूट्स में पाया जाने वाला एक फीचर है। डायग्रामेटिकली अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये लेयर जो है ये आ गई एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होती है कॉर्टेक्स की लेयर। कॉर्टेक्स के अंदर होती है एंडोडर्मिस और एंडोडर्मिस के अंदर प्रेजेंट है वैस्कुलर बंडर। तो ये जो एंडोडर्मल सेल्स होते हैं या फिर जो एंडोडर्मिस की लेयर होती है, इसके बीच में एक एडिशनल सुबेरिन बैंड प्रेजेंट होता है। ये जो एडिशनल सुबेरिन बैंड होता है इसी को हम कहते हैं सुबेरिन, यानी कि सुबेरिन नाम के सब्सटेंस से ये बनी होती है, जो इस तरीके से एंडोडर्मल सेल्स के बीच में से पास करती हैं। इन्हें इन्हें हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। इन्हें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी डिस्कवरी जो है वो पहली बार रॉबर्ट कैस्पेरी ने की थी। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट्स पे। लिमिट्स द पाथवे अवेलेबल टू वाटर एंड सॉल्यूट्स फोर्सिंग देम टू एंटर सिम्प्लास्ट। तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है ये सिम्प्लास्ट पाथवे को प्रमोट करती हैं। सिम्प्लास्ट पाथवे में क्या होता है, जो वाटर का मूवमेंट होता है वो सेल टू सेल होता है, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल में फिर तीसरे सेल में, इस तरीके से होता है। अगर मैं बात करूं एपोप्लास्ट पाथवे की, तो एपोप्लास्ट पाथवे में जो वाटर का मूवमेंट होता है वो इंटरसेलुलर स्पेसेस के बीच से होता है, यानी कि जो वाटर है वो सेल के अंदर एंटर नहीं करता। ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं ये इंश्योर करती हैं कि जो वाटर है वो हर एक सेल से होता हुआ जाए, सॉल्यूट्स जो है वो हर एक सेल से होते हुए पास हों। तो पहली स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। फिर बोला है सराउंड्स द रूट वैस्कुलर टिश्यू, ये भी एकदम करेक्ट है। ये रूट के वैस्कुलर टिश्यू को सराउंड करती हैं। अलाउज वाटर टू मूव डाउन अ वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये अलाउ करती है वाटर को टू मूव डाउन द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये भी एकदम करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट है इज मेड अप ऑफ सुबेरिन, तो ये भी एकदम करेक्ट है, ये सुबेरिन से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। फिर पूछा है व्हेन अ सेल मेम्ब्रेन मूव्स सब्सटेंसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, जब सेल मेम्ब्रेन सब्सटेंसेस का मूवमेंट करवाती है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ एंड एक्सपेंड्स एनर्जी इन द प्रोसेस, और इस प्रोसेस में एनर्जी को एक्सपेंड करती है, इस तरह की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं?
तो हमें पता है नेचुरली जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कहाँ से होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। लेकिन सेल की रिक्वायरमेंट की वजह से कभी-कभी हमें लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ भी मूवमेंट करवाना पड़ता है। उसमें एनर्जी लगती है। इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं? नहीं। डिफ्यूजन बोलेंगे? नहीं। ये दोनों अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट होते हैं, ना कि अगेंस्ट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी नहीं, इसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। याद रखना है, जब भी हम एनर्जी यूज कर रहे हैं तो वो प्रोसेस क्या होगा, एक्टिव प्रोसेस होगा। और जब भी हम बिना एनर्जी के यूज किए कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो उसे हम कहेंगे पैसिव प्रोसेस। फिर पूछा है, इन प्लांट रूट्स द कैस्पेरियन स्ट्रिप इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। हायर प्लांट्स की रूट्स के अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट कैस्पेरियन स्ट्रिप्स को करेक्टली डिफाइन करती है? इट इज पहली स्टेटमेंट बोलती है इट इज लोकेटेड इन एंडोडर्मल सेल एंड कॉर्टेक्स। नहीं, ये एंडोडर्मिस के बीच में प्रेजेंट होती है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द एक्टिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एनर्जी प्रोवाइड करने में इसका कोई रोल नहीं होता। इट इंश्योर्स दैट ऑल द मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल इन इक्वल अमाउंट्स। ये भी नहीं होता। इट इंश्योर्स दैट ऑल मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल इन इक्वल अमाउंट्स। ये सॉइल से इक्वल अमाउंट्स में मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है? नहीं। इट इंश्योर्स दैट ऑल वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस मस्ट पास थ्रू अ सेल। ये इंश्योर करवाती है कि सभी के सभी सॉल्यूट्स, मॉलिक्यूल्स और सोल्यूट जो है वो हर एक सेल से पास करें वैस्कुलर बंडल में एंटर करने के पहले। तो ये मैंने अभी आपको समझाया, फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फिर बोला है विच स्टेटमेंट कंसर्निंग स्टोमेटल फंक्शन इज फॉल्स। स्टोमेटा की फंक्शनिंग के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? तो पहली स्टेटमेंट बोली है टू क्लोज स्टोमेटा पोटाशियम आयंस डिफ्यूज पैसिवली आउट ऑफ द गार्ड सेल्स। तो यहाँ पर बोला है कि स्टोमेटा को क्लोज करने के लिए क्या होता है, ये जो टर्जिट गार्ड सेल्स हैं इनमें से पोटाशियम आयंस बाहर की तरफ मूव करते हैं और स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ऐसा ही होता है, पोटाशियम आयंस बाहर की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ से वाटर लॉस होगा और स्टोमेटल पोर जो है वो क्लोज हो जाएगा। व्हेन स्टोमेटा आर अबाउट टू ओपन, जब स्टोमेटा ओपन होने वाले होते हैं, पोटाशियम आयंस आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू गार्ड सेल्स फ्रॉम द सराउंडिंग सेल्स ऑफ एपिडर्मिस। यहाँ पर बोला है कि ये जो स्टोमेटा है इनके ओपन होने से पहले जो पोटाशियम आयंस हैं वो अंदर की तरफ मूव करते हैं। तो ऐसा ही होता है, जो पोटाशियम आयंस होते हैं वो जब गार्ड सेल्स के अंदर एंटर करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है एक जो है वो यहाँ पर क्रिएट होता है। वाटर जो है वो गार्ड सेल्स के अंदर की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है और फिर स्टोमेटल पोर की ओपनिंग होती है और इसके लिए जो स्टोमेटा है वो जो पोटाशियम आयंस है वो बाहर की तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही आपकी करेक्ट है। स्टोमेटा आर ओपन व्हेन द टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल्स डिक्रीजेस। स्टोमेटा ओपन होते हैं जब टर्गर प्रेशर जो है गार्ड सेल्स का वो डिक्रीज होता है। तो ये एकदम गलत स्टेटमेंट है। स्टोमेटा तब ओपन होते हैं जब गार्ड सेल्स का जो टर्गर प्रेशर है वो इंक्रीज होता है। और फिर बोला है लो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टिमुलेट्स द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ये भी एकदम करेक्ट है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप होना शुरू हो जाता है प्लांट के अंदर तो स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट के अंदर लिया जा सके। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि आपसे गलत स्टेटमेंट पूछी है। आगे पूछा है द करेक्ट मैच इज, इनमें से कौन सा मैच सही दिया गया है? तो अगर मैं यहाँ फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ, ट्रांसपीरेशनल पुल को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है पोटोमीटर को। स्टोमेटा के साइज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है पोरोमीटर, जो कि स्टोमेटल पोर को मेजर करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है मैनोमीटर। और ऑस्मोसिस पर यूनिट टाइम को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है ऑस्मोमीटर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन विल बी वेरी लेस इन सिचुएशन वेयर। ट्रांसपीरेशन का जो रेट है वो सबसे कम किस सिचुएशन में होगा? व्हेन ग्राउंड वाटर इज सफिशिएंटली अवेलेबल, जब ग्राउंड वाटर जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल होगा, जब विंड जो है वो बहुत तेज ब्लो करेगी, जब इन्वायरमेंट जो है वो बहुत हॉट और ड्राई होगा, या फिर जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो जब इन्वायरमेंट हॉट और ड्राई होगा तो ट्रांसपीरेशन का रेट भी हाई होगा। अगर ग्राउंड वाटर सफिशिएंटली अवेलेबल होगा तब भी जो ट्रांसपीरेशन है वो ज़्यादा होगी। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ। जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होगी बहुत ज़्यादा, जब एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो वाटर है वो प्रेजेंट होगा, उस केस में जो ट्रांसपीरेशन होगी वो कम होगी।
फिर पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स देयर विल बी नो ट्रांसपिरेशन। इनमें से कौन से प्लांट्स में जो ट्रांसपिरेशन है वो नहीं देखने को मिलेगी। एक्वेटिक और सबमर्ज्ड प्लांट्स में, डेजर्ट प्लांट्स में, एक्वेटिक प्लांट्स में जिनकी फ्लोटिंग लीव्स होती हैं, या फिर प्लांट्स ग्रोइंग इन हिली रीजन्स में ग्रो करने वाले प्लांट्स में। लेकिन जो सबमर्ज्ड, जो बिल्कुल वाटर के अंदर प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर ट्रांसपिरेशन जो है वो नहीं देखने को मिलती, क्योंकि उनके अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं। फिर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डायरेक्टली इफेक्ट ट्रांसपिरेशन। इनमें से कौन सा जो है वो ट्रांसपिरेशन को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करेगा। टेम्परेचर बिल्कुल करता है, लाइट वो भी करेगी, विंड स्पीड भी करती है, लेकिन क्लोरोफिल कंटेंट जो होता है लीव्स का वो ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट नहीं करता। तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। फिर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू रिवर्स ऑस्मोसिस। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रिवर्स ऑस्मोसिस को जस्टिफाई नहीं करती। तो पहले हम जानते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो सॉल्वेंट है उसका मूवमेंट होता है कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन से टूवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अगर इसको हम डायग्रामेटिकली देखना चाहें, हम मान लेते हैं ये हमारा सिस्टम है जिसे हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी यहाँ पर, कम होगी। और यहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, तो यहाँ पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो नेचुरली क्या होता है, वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, वाटर मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, ये होगा नेचुरल कंडीशन में। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या किया जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर जो है वो यहाँ अप्लाई किया जाता है और इस सिचुएशन को रिवर्स किया जाता है। यानी कि अब जो वाटर का मूवमेंट है वो करवाया जाता है लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। कैसे, बाय अप्लाइंग अ प्रेशर विच इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस मेम्ब्रेन पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इन पोर्स के थ्रू जो सॉल्वेंट है वो मूव करता है फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, क्योंकि ये बिल्कुल ऑस्मोसिस के उल्टा है। यहाँ बोला है इट इज यूज्ड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। वाटर प्यूरिफिकेशन के रिवर्स ऑस्मोसिस को यूज किया जाता है। यहाँ पे जो कंटेमिनेंट्स होते हैं वाटर में उनको रिमूव किया जाता है। कैसे, वाटर को हाई प्रेशर के थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास करवाया जाता है। सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो वहां से मूव करते हैं और जो सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। इन दिस टेक्निक प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सिस्टम। ये हमने अभी देखा, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज अ पैसिव प्रोसेस, इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पर हम एनर्जी जो है उसको अप्लाई कर रहे हैं। ये पैसिव प्रोसेस जो है वो नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सर्व्स एज एन एंटी ट्रांसपेरेंट इन प्लांट्स। इनमें से कौन से केमिकल को यूज किया जाता है एज एंटी ट्रांसपेरेंट्स, यानी कि ट्रांसपीरेशन को रोकने के लिए। कोबाल्ट क्लोराइड, पोटाशियम आयोडाइड, डाइमिथाइल मरकरी, या फिर फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट का यूज किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ गटेशन टेक्स प्लेस इन, जो गटेशन का प्रोसेस होता है देखने को मिलता है व्हेन द रूट प्रेशर इज हाई एंड द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज लो। यानी कि जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो कंटिन्यूसली वाटर को एब्जॉर्ब करती जा रही हैं, लेकिन जो ट्रांसपिरेशन का रेट है वो क्या है, वो लो है। व्हेन द रूट प्रेशर इज लो एंड द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज हाई, जब रूट प्रेशर जो है वो लो है, यानी कि रूट्स जो है वो वाटर को कम अमाउंट में एब्जॉर्ब कर रही हैं, लेकिन जो ट्रांसपिरेशनल का रेट है यानी कि वाटर लॉस का जो रेट है वो हाई है। व्हेन द रूट प्रेशर इक्वल्स द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, यानी कि रूट प्रेशर ट्रांसपिरेशन के रेट के इक्वल है। व्हेन द रूट प्रेशर इज एज वेल एज रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन आर हाई, जब रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन का रेट दोनों के दोनों क्या है, हाई है। गटेशन क्या होती है, कुछ प्लांट्स की सरफेस के ऊपर स्टोमेटा के जैसे ही कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं हाइडाथोड। ये प्लांट की टिप्स पे या फिर एजेस पर प्रेजेंट होते हैं। ये स्टोमेटा के ही जैसे पोर्स होते हैं जो प्लांट्स की टिप्स और एजेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जब ट्रांसपीरेशन का रेट लो होता है और रूट प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है, तो इन हाइड्राथोड्स के थ्रू जो वाटर है उसे एक्सपेल आउट किया जाता है प्लांट से। और यूजुअली ये प्रोसेस हमें नाइट टाइम पर देखने को मिलता है। कभी कभी हम अर्ली मॉर्निंग देखते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनकी टिप्स से वाटर जो है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो गिर रहे होते हैं। तो वो इसी प्रोसेस की वजह से होते हैं, यानी कि गटेशन की वजह से होते हैं। जो एक्सेस वाटर होता है प्लांट्स में उसको एक्सपेल आउट किया जाता है।
तो ये हमें देखने को मिलता है जब रूट प्रेशर हाई होता है, यानी कि वाटर एब्जॉर्प्शन का रेट हाई होता है, लेकिन वाटर लॉस का रेट यानी कि ट्रांसपिरेशन का रेट लो होता है। आगे पूछा है व्हेन प्लांट अंडरगोज सेनेसेंस द न्यूट्रिएंट्स में बी। जब कोई प्लांट पार्ट जो है उसमें सेनेसेंस की स्टेज आती है तो न्यूट्रिएंट्स जो है उनके साथ क्या होता है। सेनेसेंस का क्या मतलब होता है? सेनेसेंस किसी भी प्लांट की या प्लांट के ऑर्गन की वो स्टेज होती है जब उसका डेवलपमेंट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होता है। तो इस टाइम पे क्या होता है, जो मिनरल्स या जो न्यूट्रिएंट्स उस प्लांट के ऑर्गन में प्रेजेंट थे, जो उसकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी थे, उन्हें ट्रांसलोकेट कर लिया जाता है किसी और ऑर्गन में, बाकी के ऑर्गन्स में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ट्रांसलोकेटेड। द लोअर सरफेस ऑफ लीफ विल हैव मोर स्टोमेटा इन डॉर्सोवेंट्रल लीफ, आइसोबायलेटरल लीफ, बोथ 1 एंड 2 या नन ऑफ दीज। तो आपसे पूछा है डॉर्सोवेंट्रल लीफ और आइसोबायलेटरल लीफ, इन दोनों में से कौन सी लीव्स के केस में जो लोअर सरफेस होता है लीफ में उनमें ज्यादा स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। तो इन दोनों लीव्स में क्या फर्क होता है? जो डॉर्सोवेंट्रल लीफ होती है उनका जो डॉर्सल पार्ट होता है और जो वेंट्रल पार्ट होता है वो दोनों डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। और आइसोबायलेटरल लीफ में क्या होता है, जो प्लांट का डॉर्सल पार्ट होता है और वेंट्रल पार्ट होता है वो बिल्कुल सेम होते हैं। तो डॉर्सोवेंट्रल लीव्स के केसेस में हमें लोअर सरफेस पे ज्यादा नंबर में स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डॉर्सोवेंट्रल लीफ। व्हेन द सेल इज फुली टर्जिड, जब सेल फुली टर्जिड होता है यानी कि फुली स्वेल स्टेट में होता है, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी, यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज इक्वल टू जीरो, वाटर ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू जीरो। तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या होता है? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जो है ये वो फोर्स होती है जो प्लांट्स में वाटर की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और प्लांट्स के केस में वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। और डीपीडी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। तो जो फुली टर्जिट सेल होता है उसमें क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो टर्गर प्रेशर के बराबर होता है, यानी कि ओपी और टीपी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो मान लेते हैं अगर ओपी 1 है तो टीपी भी 1 है। तो डीपीडी का फॉर्मूला हमने देखा ओपी माइनस टीपी, यानी कि 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो डीपीडी क्या होगा हमारा? 0। तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर बोला है रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय। वाटर का जो रेडियल कंडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? वेसल्स एंड ट्रैकिट्स, फ्लोएम या फिर रे पैरेनकाइमेटस सेल्स। तो जो रे पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं वो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि इनका एवोल्यूशन ही जाइलम और फ्लोएम के थ्रू न्यूट्रिएंट्स को रेडियली ट्रांसपोर्ट करने का होता है। फिर बोला है हाइड्रोथोड हेल्प्स इन। अभी जब हमने गटेशन के बारे में पढ़ा वहां पे हमने देखा था हाइड्रोथोड जो है वो प्लांट्स के टिप्स और एजेस पे प्रेजेंट होते हैं और ये किस में हेल्प करते हैं? ट्रांसपिरेशन, गटेशन, फोटोसिंथेसिस या फिर रेस्पिरेशन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है गटेशन। फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्बाइबेशन। पहले हम बात कर लेते हैं कि इम्बाइबेशन का क्या मतलब होता है। इम्बाइबेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड बाय एब्जॉर्बिंग लिक्विड। तो जब कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड को एब्जॉर्ब करके स्वेल होने लगता है तो उस प्रोसेस को हम इम्बाइबेशन बोलते हैं। तो इनमें से कौन सी एग्जांपल इम्बाइबेशन की है? अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट हेयर्स के द्वारा वाटर का अपटेक, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन स्टोमेटा, स्वेलिंग ऑफ सीड्स व्हेन पुट इन सॉइल या फिर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो रूट हेयर्स जो हैं वो वाटर अपटेक करते हैं लेकिन उनमें स्वेलिंग नहीं होती, स्वेल नहीं करते वो। तो स्वेलिंग ऑफ सीड्स व्हेन पुट इन सॉइल, जब हम सीड्स को सॉइल में सो करते हैं तो जो सीड्स होते हैं वो सॉइल से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, सीड्स जो है वो स्वेल कर जाते हैं और फिर उनमें से रेडिकल प्रिम्यूल का फॉर्मेशन होता है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके अलावा हमें ड्राई वुड के केस में भी इम्बाइबेशन देखने को मिलती है। ड्राई वुड भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है और फूलना शुरू हो जाती है। मंच हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन। मंच हाइपोथेसिस जो है वो किस पर बेस्ड है? तो मंच हाइपोथेसिस जो है ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अर्नस्ट मंच, उन्होंने दी थी। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड ड्यू टू टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट एंड इम्बाइबेशन फोर्स, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड ड्यू टू टीपी ग्रेडियंट, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड ड्यू टू इम्बाइबेशन फोर्स, नन ऑफ दीज। तो मंच हाइपोथेसिस में अर्नस्ट मंच ने बोला था कि जो फूड का ट्रांसलोकेशन होता है वो टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। तो इन्होंने कहा था कि जो ऑर्गेनिक सोल्यूट्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है फ्रॉम सोर्स टू सिंक।
सोर्स क्या होगा यहाँ पर? लीव्स होंगी, जहाँ पर फूड की सिंथेसिस हो रही है, जहाँ पे फूड का फॉर्मेशन हो रहा है। और सिंक क्या होगा? जहाँ पर फूड की रिक्वायरमेंट है। मान लेते हैं ये हमारी सीव ट्यूब्स हैं। इन सीव ट्यूब्स के अंदर जब ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पे ग्लूकोज का जब अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाता है, तो क्या होता है? यहाँ पे इनफ्लो होता है वाटर का। जाइलम से वाटर जो है वो मूव करता है सीव ट्यूब्स के अंदर, क्योंकि जाइलम में वाटर का अमाउंट ज्यादा है लेकिन सीव ट्यूब्स के अंदर वाटर का अमाउंट कम है। तो हाई कंसेंट्रेशन से वाटर लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। इसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और इसी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम टर्गर प्रेशर भी बोलते हैं। अब क्या होता है? ये जो सैप है, यानी कि ग्लूकोज और वाटर का जो मिक्सचर है, ये मूव करता है सिंक की तरफ, और जहां पे भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर फूड को ले जाता है। तो टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से यहाँ पे ट्रांसलोकेशन हो रहा है फूड का। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही। आपकी क्वेरीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। किसी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। एग्जाम में थोड़ा ही टाइम बचा है, अच्छे से अपनी तैयारी करो, अच्छे से मॉक लगाओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि कोई भी अपडेट हो, कोई भी नई वीडियो आए तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।